किसानों की बढ़ती लागत का क्या समाधान हो सकता है? जिस हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और जिस हिसाब से उनकी प्रोड्यूस की जो कीमतें आ रही हैं वो दोनों आपस में मेल नहीं कर। इसके बारे में इन व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। ये जेनेरिक दवा क्या है? इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, उस पार्टिकुलर केमिस्ट्री के ऊपर किसी एक बंदे का अधिकार नहीं। जेनेरिक उत्पादों की कीमत कम होती है और इसकी गुणवत्ता में कोई फर्क होता है क्या? तकरीबन 7% केसेस में जेनेरिक उत्पादों की कीमतें कम होती हैं। तो पंकज जी, हमारे रिटेलर बंधु किसानों के बीच में ये जेनेरिक प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? प्रमोट करने से पहले जरूरी है चुनाव कैसे करें। प्लांटिक्स इस पूरे समाधान में किसानों को और रिटेलरों को एक साथ कैसे ला सकता है? नमस्कार, स्वागत है आज हमारे विशेष पॉडकास्ट खेती में बढ़ती लागत का असरदार समाधान। मेरा नाम है कुलदीप। जैसा कि आज के दौर में देखा जा रहा है, किसानों को अपनी खेती के लिए बहुत प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें कई प्रकार के हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड एवं फंगिसाइड आते हैं। ये सब दवाई का इस्तेमाल किसान इसलिए करते हैं ताकि उसकी फसल को बचा सके और एक अच्छा पैसा कमा सके। परंतु आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि असरदार दवाएं महंगी मिलती हैं। आज इस समस्या पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री पंकज द्विवेदी जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। नमस्कार पंकज जी, आपका स्वागत है। तो पंकज जी, शुरू करते हैं हमारे पहला सवाल से। खेती संबंधी उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, किसानों की बढ़ती लागत का क्या समाधान हो सकता है? ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसान अपनी लागत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें लगने वाले जो भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं जी। और इसका असर उनके मुनाफे पे पड़ रहा है। जिस हिसाब से कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और जिस हिसाब से उनकी प्रोड्यूस की जो कीमतें आ रही हैं वो दोनों आपस में मेल नहीं कर रहे। इसके बारे में 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। किसानों की जिम्मेदारी है कि अपने उत्पादों का चुनाव कैसे करें ताकि उनकी कीमतें कम हो सके। रिटेलर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास कौन से और किस तरह के उत्पाद रखें जिससे वो किसानों को कम कीमत पे बढ़िया सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सके। और मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज जैसे कि प्लांटिक्स की भी जिम्मेदारी है कि इस पूरी लैंडस्केप में अपना सहयोग कैसे दे सके। एक सवाल जो अभी तक सारे लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है वो ये है कि हम किस तरीके से जेनेरिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल करके अपनी कीमतें कम कर सकते हैं, खेती में लगने वाले उत्पादों को कम से कम कीमतों पे खरीद सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी हम सब की है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी और खाने की जो वस्तुएं हैं उसकी कीमतों का जो बढ़ा हुआ रूप है उसका असर सब पे पड़ता है। तो हम साथ में मिलकर कैसे इस पे काम करें, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। तो आपने शब्द यूज किया एक जेनेरिक। मेरा दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है, ये जेनेरिक दवा क्या है? जेनेरिक दवा का मतलब आप समझो जनरल। इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल पे, उस पार्टिकुलर केमिस्ट्री के ऊपर किसी एक बंदे का अधिकार नहीं है। जी। उसे कोई भी बना सकता है, जिसमें भी बनाने की क्षमता है उस प्रोडक्ट को वो बना सकता है। अगर आज के दिन में आप देखें तो भारत में इस्तेमाल होने वाले सभी एग्रीकल्चरल इनपुट यानी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड में से 80% जेनेरिक है, यानी कि उसके ऊपर किसी एक कंपनी का बौद्धिक अधिकार नहीं है। बौद्धिक अधिकार का मतलब पेटेंट नहीं है, उसको कोई भी दूसरा बना सकता है और मार्केट में बेच सकता है। अगर आप आज के समय की बात करें, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं कि आपने एक उड़न तस्तरी का आविष्कार किया। अब वो उसके चलने का एक तरीका होगा, उसमें फ्यूल का एक तरीका होगा, तो उसके लिए आप चाहेंगे कि आप पहले उसको बेचें मुनाफे के साथ, लेकिन आप उसको मार्केट में रिलीज करोगे तो कोई दूसरा उसकी कॉपी कर सकता है। तो आप अपने अधिकारों को बचाने के लिए सरकार के पास जाते हैं और एक बौद्धिक अधिकार मांगते हैं कि कोई दूसरा मेरे प्रोडक्ट की कॉपी ना करे, इसके लिए आप मुझे अधिकार दीजिए। उसी अधिकार को पेटेंट अधिकार कहते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी प्रक्रिया, आपके प्रोसेस, प्रोडक्ट की जानकारी देनी पड़ेगी सरकार को। वो
अपने पेटेंट ऑफिस में उनका अच्छे से मुआयना करेंगे, पता करेंगे कि सच में आपका आविष्कार एक यूनिक आविष्कार है या नहीं। अगर यूनिक आविष्कार है तो आपको एक टाइम फ्रेम के साथ आपको अधिकार दिया जाएगा कि आप इस टाइम फ्रेम में इसे बना सकते हैं, बाकी दूसरे लोग इसको नहीं बना सकते। वो जो टाइम फ्रेम है वो हर एक देश में अलग अलग हो सकता है। भारत में जनरली 5 से 10 साल के लिए आपको वो टाइम फ्रेम का पेटेंट मिलता है। अमेरिका में भी 10 से 15 सालों के लिए मिलता है। उस तरह से अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम फ्रेम हो सकते हैं। यानी उस समय जो पेटेंट होल्डर यानी पेटेंट जिनके पास है, उनके अलावा कोई दूसरा उस मॉलिक्यूल को बना नहीं सकता है उनकी इजाज़त के बिना। तो जहाँ पर जेनेरिक चीज़ों की बात हो रही है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में मैं एक उदाहरण लेता हूँ। बारिश का समय है, सारी फसल ऑलमोस्ट लग गए हैं और फसल के साथ साथ खरपतवार भी आएंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला खरपतवार नाशक वो है ग्लाइफोसेट। अब ग्लाइफोसेट का आविष्कार मोन्सैंटो नामक कंपनी ने किया था 70 के दशक में, और उन्होंने पहले अमेरिका में उसका पेटेंट लिया, फिर दूसरी जगह का पेटेंट लिया, ऐसे करके बहुत सारे कंट्रीज़ में उन्होंने पेटेंट लिया। लेकिन साल 2000 तक सारे कंट्रीज़ में जो पेटेंट चल रहे थे वो सारे एक्सपायर हो गए। उसके बाद से कोई भी कंपनी ग्लाइफोसेट को बना सकती है। अब बना सकती है तो उसका जो ऑप्शन है वो सभी के पास उपलब्ध है बेचने का। बड़ा अच्छी जानकारी आपने दी हमारे रिटेलर बंधुओं को और किसान भाइयों को। ये मेरा एक बड़ा ही अच्छा सवाल आया है इस पे मेरे दिमाग में कि किस जेनेरिक उत्पादों की कीमत कम होती है और इसकी गुणवत्ता में कोई फर्क होता है क्या? तकरीबन 7% केसेस में जेनेरिक उत्पादों की कीमतें कम होती हैं। उसके कारण सर्वप्रथम जब किसी आविष्कारक ने एक केमिस्ट्री का इजाद या आविष्कार किया होगा तो उस समय उसको R&D खर्चे लगे होंगे। वो प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में किसी को पता नहीं होगा तो उसके ब्रांड को बनाने में मार्केट में पैसे लगे होंगे। उसके बाद आपने इतनी मेहनत की है तो आप मुनाफा भी तो कमाना चाहोगे, तो आपको मुनाफा कमाने के लिए उसके ऊपर एडिशन करोगे, तो जो लास्ट में जो कीमत आएगी वो जनरली हायर होगी। हाँ, अब वो कितने प्रतिशत से कम होगी वो बताना उतना आसान नहीं है, पर जनरली 10, 20, 30% तो आराम से कम होती है। अब आपका एक और सवाल था गुणवत्ता को लेके। अगर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर ने सिमिलर प्रोसेस से सिमिलर इंग्रेडिएंट के साथ, यानी कि सेम प्रोसेस सेम मटेरियल के साथ वो मॉलिक्यूल बनाया है तो गुणवत्ता में कमी नहीं आती है। गुणवत्ता में कमी आ सकती है अगर किसी ने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है और जो आपका इनपुट मटेरियल है उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। सर यहीं पे मेरा एक सवाल आपसे है कि हमारे किसान बंधु और रिटेलरों को क्या ऐसी जानकारी होना चाहिए कि वो ऊपर लिखे नाम जिसको हम ब्रांड नेम भी बोलते हैं उसके अलावा क्या देख के प्रोडक्ट को खरीदे? मेरा एक सलाह है, एक सीढ़ी नीचे जाएं। आप किसी भी प्रोडक्ट के डब्बे को या पैकेट को उठाएंगे तो उसके ऊपर एक ब्रांड नेम लिखा रहेगा और उसके जस्ट नीचे उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट या केमिकल नेम लिखा रहेगा, जैसे कि ग्लाइफोसेट 41%, ग्लाइफोसेट 41% लिखा है, या फिर क्लोरपाइरिफॉस 50% लिखा है। उसके नीचे आप जाएंगे तो उसके नीचे उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम लिखा है। एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वही एक्टिव इंग्रेडिएंट एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में भी होगा और एक जेनेरिक प्रोडक्ट में भी होगा। ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं बदलेंगे। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें कि एक्टिव इंग्रेडिएंट को लिखते हैं कि ग्लाइफोसेट 41%, अब किसी के पास भी ग्लाइफोसेट 41% है, चाहे वो एक ब्रांड हो या एक जेनेरिक हो, दोनों से सेम रिजल्ट की अपेक्षा है। तो पंकज जी, हमारे रिटेलर बंधु किसानों के बीच में ये जेनेरिक प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? तो बताने के बहुत सारे अच्छे उपाय। प्रथम उपाय, उसकी कीमतें कम है तो आपको पहले कंपैरेटिव बताना चाहिए कि आज के दिन में आप
इतने का ये प्रोडक्ट खरीद रहे हो और सेम इंग्रेडिएंट, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको 10%, 15% कम कीमत पे उपलब्ध है अगर आप इस प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं। दूसरा सवाल हमेशा किसानों के दिमाग में आता है कि गुणवत्ता कैसी होगी, रिजल्ट्स क्या होंगे। तो फिर आपको बताना है कि हमने इन प्रोडक्ट्स का चुनाव गुणवत्ता के आधार पे ही किया है जी। और चूंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम है और उसकी गुणवत्ता सेम है, तो इसके रिजल्ट्स वो ब्रांड्स की तुलना में बराबर है और कई बार तो अच्छे भी होते हैं। ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात आती है कि जानकारी इसमें काफ़ी सारी है। तो ये सारी जानकारी ना तो किसानों को याद रहेगी, ना रिटेलर बंधुओं को याद रहेगी। उसके लिए वो डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और काफ़ी सारे अन्य माध्यम पर उसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए उन्हें जो बेस मटेरियल जैसे कि पैम्पलेट, वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, उसके डेमो रिजल्ट्स और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जिनमें प्लांटिक्स उनकी सहायता करता है। अब ये सब सारी चीज़ें करने के बाद मेरा विश्वास है कि वो किसानों को उनके पैसे बचाने में सहायता तो अवश्य कर पाएंगे। तो पंकज जी, आखिरी सवाल है, प्लांटिक्स इस पूरे समाधान में किसानों को और रिटेलरों को एक साथ कैसे ला सकता है? अच्छा सवाल। प्लांटिक्स के 2 उत्पाद हैं। प्रथम प्लांटिक्स पार्टनर, जिसमें रिटेलर्स जेनेरिक दवाइयों को डिस्कवर कर सकता है और साथ में प्रमोट भी कर सकता है। दूसरा एक इकोसिस्टम है जहां किसान अपनी खेती में किसी भी समस्या की एक फ़ोटो लेता है और उसी ऐप में उन्हें उस समस्या का समाधान दिखता है। तो प्लांटिक्स बहुत ही सतत प्रयत्न कर रहा है कि उस समाधान में हम कम कीमत वाली जेनेरिक दवाओं का भी उल्लेख करें। उस दवाओं के उल्लेख को अगर फार्मर उसका चयन करता है तो वो दवाओं का रिक्वेस्ट रिटेलर के पास चला जाता है। तो रिटेलर और फार्मर का गठबंधन हो गया। अब फार्मर जब रिटेलर की दुकान पे जाएंगे तो रिटेलर को उनकी प्रेफरेंस, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स उन्हें चाहिए, उसकी जानकारी भी हो गई और आपके पार्टनर ऐप पे उन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी और बाकी जो प्रमोशनल मटेरियल है उनकी भी उपलब्धता हो गई। तो जहाँ से समस्या की शुरुआत हुई थी, उस समस्या का अंत दोनों के कोलैबोरेशन में प्लांटिक्स कैसे साथ में लाए, वो हम साथ में मिलके कर रहे हैं। तो इस पूरी समस्या का समाधान बड़ा ही सरल है। हमारे रिटेलर बंधुओं को जेनेरिक उत्पाद अपनाना पड़ेंगे और किसान भाइयों को जेनेरिक उत्पाद उपयोग करने पड़ेंगे, जिससे उनकी लागत कम हो और रिटेलर बंधुओं की आय में मुनाफा हो। धन्यवाद पंकज जी। आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को और रिटेलर बंधुओं को आज आपके द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः समझ में आई होगी। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए एक बार और आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद कुलदीप। मैं भी आशा करता हूँ कि हमारे रिटेलर बंधु और किसान भाइयों के लिए हमने जो चर्चा की वो उनके इस्तेमाल में आएगी और उससे उनका मुनाफा बढ़ेगा दोनों तरफ से। धन्यवाद। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए प्लांटिक्स के साथ। धन्यवाद।